ठीक है, इतनी बातें। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आरएनए का और सारा क्या काम होता है, वर्क करेगा एज अ मैसेंजर। इसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है, तो पहले आप अंडरलाइन कर लें मैसेंजर। इसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है आरएनए का। नेक्स्ट, अच्छा बताओ क्या कोई आरएनए है जो वर्क करता है एज अ एंजाइम? कोई ऐसा आरएनए है जो एंजाइम का काम करता है? राइबोसोम, राइबोजाइम आपने कहा था। जब आप एंजाइम पढ़े थे हमें, मैंने बताया था कुछ ऐसे होते हैं न्यूक्लिक एसिड जो वर्क करते हैं एज अ एंजाइम, आपने कहा था उसे कहते हैं क्या, हम राइबोजाइम कहते हैं, 23 sRNA कहते हैं। कुछ याद आया? बढ़िया है। आरएनए हैज एडिशनल रोल एज वेल, आरएनए के और सारे भी काम है। पहला काम क्या होगा, ये एडाप्टर तरह काम करता है। किस तरह काम करता है? एडाप्टर। मैं आपको पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोटीन फॉर्मेशन, तब उस वक्त। इसके बाद भी ये स्ट्रक्चरल बनाने यानी स्ट्रक्चर को बनाने में भी वर्क करता है, स्ट्रक्चरल आरएनए की तरह वर्क करता है। इससे मैं आपको याद दिलाऊं, राइबोसोम किस चीज का बना होता है? आरएनए प्रोटीन का बना होता है, तो सर इस स्ट्रक्चर बनाने में भी तो काम कर रहा है, ये स्ट्रक्चर का काम करता है। इसके अलावा इन सम केसेस एज एट द कैटालिटिक मॉलिक्यूल, ये कैटालिटिक मॉलिक्यूल यानी कैटालिसिस की तरह भी काम करता है। तो मुझे बताइए अब आरएनए के कितने काम हो गए? आरएनए वायरसेस के अंदर देखा जाए तो जेनेटिक मटेरियल भी होता है ना, इसके अलावा ये मैसेंजर का भी काम करता है, इसके अलावा ये एडाप्टर मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर बनाने में भी काम आता है, और साथ साथ ये एंजाइम तरह यानी कैटालिटिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो कुल मिला करके आरएनए के कितने काम हो गए? मेरे ख्याल से 5 हो गए ना। जेनेटिक मटेरियल भी है, मैसेंजर तरह भी काम करेगा, इसके अलावा ये एडाप्टर भी है, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल भी है, और कैटालिटिक मॉलिक्यूल भी होता है। डीएनए का क्या काम होता है? जेनेटिक मटेरियल। किस तरह काम करता है? जेनेटिक मटेरियल। इन क्लास 11th you have already learned the structure of the nucleotide and the way these monomers unite are linked to form the nucleic acid। आपने न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा है, और ये न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर बनाते हैं। क्लियर है ना? नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सबसे पहले हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल में। इसके अलावा इट्स रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब क्या है? अब यहाँ पे लिखिए, रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी बनाना। अगर आप यहाँ पे डीएनए की बात कर रहे हो तो डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाएगा। ठीक है, रेप्लिकेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे क्या? ट्रांसक्रिप्शन। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? लिखा है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आरएनए फ्रॉम द डीएनए, यानी कि डीएनए से क्या बनाना? डीएनए से आरएनए बनाना कहलाता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे? जब हमें प्रोटीन पढ़ाना होगा, जब हम प्रोटीन को पढ़ाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, तो प्रोटीन बनाने से पहले हमें जेनेटिक कोड के बारे में पता होना चाहिए, तो हम जेनेटिक कोड के बारे में भी पढ़ेंगे। That determine the sequence of the amino acid in the protein। यही जेनेटिक कोड होता है जो प्रोटीन में डिसाइड करता है कौन सा एमिनो एसिड लगेगा। ठीक है, तो हम प्रोटीन पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे। जब जेनेटिक कोड हम पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बनने वाले प्रोटीन में कौन सा एमिनो एसिड कहां पर लगने वाला है। आगे लिखा है, फिर क्या पढ़ लेंगे हम? प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन फॉर्मेशन। और प्रोटीन फॉर्मेशन प्रोसेस का नाम क्या होता है? ट्रांसलेशन। बोले तो यहां से आरएनए आएगा, आरएनए से हम डिसाइड करते हैं जेनेटिक कोड को, और जेनेटिक कोड से क्या बनता है? फिर प्रोटीन। ये हम डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं कि आरएनए से क्या बन जाता है? प्रोटीन बनता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, कुछ ना कुछ बीच में और आएगा। आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस का नाम हो जाएगा क्या? ट्रांसलेशन। या आप ऐसे बोल दोगे, द प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस कॉल्ड द ट्रांसलेशन। जब हम इतना पढ़ लेंगे इसके बाद और क्या पढ़ेंगे? एंड द एलिमेंट्री बेसिस ऑफ दियर रेगुलेशन। और कैसे फिर ये प्रोटीन जो होता है ये सिस्टम को रेगुलेट करता है। यानी प्रोटीन्स, अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था ट्रेड्स के बारे में, पढ़ाया था कभी? मैंने कहा था ना कुछ ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रिसेसिव होते हैं। तो जो डोमिनेंट एलील है, रिसेसिव एलील है, कैसे बना? मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। मैंने आपको पूरा क्रोमोसोम बनाया था, क्रोमोसोम बनाने के बाद मैंने समझाया था, एक्सप्रेशन को समझाया था। कुछ याद आ रहा है?
मैंने कहा था जब अगर एक्सप्रेशन होगा तो डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से क्या बनेगा, एंजाइम बनेगा, और वो जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और उसी प्रोडक्ट की वजह से एक्स्ट्रा हाइट आती है। बोलो ना यार, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो कह रहे हैं कैसे रेगुलेशन होगा, इसके बारे में पढ़ लेंगे। इतना हो गया। इसके बारे में इस चैप्टर में कुछ और भी है जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर इस चैप्टर में जितना पढ़ने के बाद में और क्या पढ़ेंगे, द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम। हमारे जीनोम में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो कैसे लगा हुआ है, यानी हमारे सबके डीएनए में न्यूक्लियोटाइड किस किस सीक्वेंस में लगा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसे कहते हैं हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड हैज सेट इन अ न्यू एरा ऑफ द जीनोमिक्स, यानी कि हम आगे क्या पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन जीनोम क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट पढ़ेंगे। और इसके आगे इस चैप्टर में और क्या पढ़ेंगे हम, फिर पढ़ेंगे फिंगर प्रिंटिंग भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो इसमें क्या क्या पढ़ना सब कुछ पहले बता दे रहे हैं। इन द लास्ट सेक्शंस द एसेंशियल ऑफ द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग एंड द कॉन्सिक्वेंस विल आल्सो बी डिस्कस। यानी जब हम ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग को पढ़ लेंगे, प्रोजेक्ट को पढ़ लेंगे, अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई, ध्यान दे दो। In let us begin our discussion first understanding the structure of the DNA, ठीक है। मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम। डीएनए क्या होता है, हमारे लिविंग सिस्टम में सबसे इंटरेस्टिंग कोई अगर मॉलिक्यूल्स है तो वो क्या है, डीएनए है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट कहां से करेंगे, डीएनए के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद इन सबसीक्वेंट सेक्शंस वी विल अंडरस्टैंड दैट Why it is most abundant genetic material, और हम ये भी समझेंगे कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट इट्स रिलेशन विद द आरएनए, डीएनए का आरएनए से क्या रिलेशन है, हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो पूरा का पूरा मेरे पास एक बन चुका है शेड्यूल कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। फिर डीएनए के बाद हम क्या पढ़ेंगे, डीएनए के बाद हम पढ़ेंगे कि डीएनए जो होता है वो आरएनए से क्या रिलेशन शो करता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद कि जो डीएनए होता है वो आरएनए से कैसे रिलेशन शो करेगा, उसका सबसीक्वेंस क्या है, हम ये सारे बारे पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। बोलो ना भाई, हाँ सब कुछ ही हम पढ़ेंगे। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यहां से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको बातें सब कुछ एकदम आसानी से समझ में आएगी और पूरा का पूरा चैप्टर जो होगा वो एकदम डिटेल में चलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले डीएनए, मैं आपसे पूछूं डीएनए कुछ तकलीफ है दोनों लोग को, नहीं ना। डीएनए का फुल फॉर्म बताओ। कोई जरूरी नहीं, अगर फट भी जाएगा कोई जरूरी नहीं है ना, डंडा रखा करें, सही बात कर रहे हो तुम। अब यहाँ से वहाँ तक रखें, यही से ना भाई, तुम भी रख लो अपना अपना सिस्टम रख लो। डीएनए का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है ना। देखो अगर आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे, अगर आप सही से ध्यान दोगे तो आपको बातें आगे की समझ में आने वाएगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगी, निकल जाएगा दिमाग से। डीएनए का समझ में नहीं आएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। सबसे पहले आपने कई बार पढ़ा है, बताओ डीएनए क्या होता है, पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। किसका है, न्यूक्लियोटाइड का है ना। अब बात आती है डीएनए और आरएनए में शुगर का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो डीएनए, अब हम सारी बात किसकी बता रही है, डीएनए। तो डीएनए किसका पॉलीमर है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अगर आप गौर से पढ़ोगे तो है तो न्यूक्लियोटाइड का ही तो पॉलीमर ना। लेकिन मैंने कहा था, कई बार कहा था, अगर आपको न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपको 3 चीज चाहिए होता है। क्या क्या चाहिए होता है, देखो गौर से देखो यहाँ पर। सबसे पहले क्या है, ये इतना ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला, ये किस चीज का है, न्यूक्लियोटाइड का है। इस न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पर शुगर बना हुआ है, कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की है। 5 कार्बन की शुगर कहते हैं क्या है, हम पेंटोज शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, पेंटोज शुगर कहते हैं। 5 कार्बन की शुगर का नाम क्या होता है, पेंटोज शुगर। तो बात आती है डीएनए और आरएनए दोनों में क्या होती है, पेंटोज शुगर होती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस एक बात का होता है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो डीएनए के अंदर जो शुगर होती है पेंटोज शुगर, उसके 2 नंबर कार्बन पर OH ग्रुप नहीं होता।
OH ग्रुप नहीं होता है, इसलिए एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर डी ऑक्सी ना, मतलब डी मतलब absent है, क्या ऑक्सीजन absent है, और ऑक्सीजन अकेले नहीं रहती, बस किसको लेके जाती है OH यानी हाइड्रोजन के साथ में, तो यहाँ पर OH absent होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा DNA और RNA में कितना फर्क, RNA का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो वो किसका बना होता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अरे बोलो, तो अगर मैं करूं RNA है राइबो न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ, तो गायब क्या हुआ DNA और RNA में, ये तो गायब हुआ, बोलो ना भाई। तो बात आती है DNA और RNA में जो शुगर है, दोनों की दोनों शुगर कैसी है, पेंटो शुगर है। एक डिफरेंस है, किस बात का है, DNA में जो शुगर होती है, उस DNA में जो पेंटोस शुगर है उसके 2 नंबर कार्बन, अब ये 2 नंबर कहाँ, ये पहले नंबर का कार्बन होता है, ये दूसरे नंबर का होता है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर, और ये क्या है 5 नंबर। 2 नंबर कार्बन पर OH ग्रुप नहीं होता। इतना क्लियर हो गया ना, क्या बोलो, इसे नाम क्या पड़ गया इसका, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब देखो न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट, पहला पार्ट शुगर, दूसरा पार्ट नाइट्रोजन बेस, और तीसरा पार्ट फॉस्फेट। चलो मुझे बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास शुगर है और ये मेरे पास नाइट्रोजन बेस है, बताओ क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में जब आप फास्फेट जोड़ देते हो तब न्यूक्लियोटाइड। ये कितना न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर, एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, अरे बोलो ना भाई, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये आपके पास तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये आपके पास चौथा न्यूक्लियोटाइड, है या नहीं है, है ना। बताओ यहाँ पर क्या ये एक, अगर इतना छोड़ दो अभी फिलहाल, बताओ क्या एक चेन बन रही है, एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड है, तो क्या मैं इसे पॉली न्यूक्लियोटाइड बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। यहाँ पर नंबर 4 दिखाए गए, इससे ज्यादा भी नंबर होंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड, क्लियर है ना। तो बताओ मुझे कि DNA किसका पॉलीमर है, डी ऑक्सी, जैसे मैंने कहा डी ऑक्सी, मैंने आपको शुगर को बता दिया, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। तो DNA इज द पॉलीमर ऑफ द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। इतना क्लियर है ना, अरे बोलो ना भाई। आगे पढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ द DNA, लेंथ ऑफ द DNA यानी आपकी सेल में कितना लंबा DNA है। अगर आपको ये पता किसी भी सेल के अंदर कितना लंबा DNA अगर पता करना होगा, तो आप किसका नंबर जोड़ लेंगे, न्यूक्लियोटाइड का नंबर जोड़ लीजिए, जितना न्यूक्लियोटाइड का नंबर होगा उतना ही लंबा क्या होगा, DNA होगा। अरे बोले, अगर मैं पूछूं आपसे, बताइए अभी जो मैंने यहाँ पर DNA बनाया है, DNA का स्ट्रैंड जो बनाया है, यहाँ पर कितने लंबा DNA है, ये आप बताओगे 4 न्यूक्लियोटाइड की लंबाई के बराबर क्या है, DNA है। यहाँ पर मैं आपको न्यूक्लियोटाइड और सारा जोड़ दूं, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जोड़ दूं, अब बताओ कितना हो गया, 4 पहले था, 1 2 3 7 हो गया ना। तो अगर मुझे बताना हो किसी भी सेल के अंदर कितना लंबा DNA है, तो आप किसको जोड़ सकते हो, न्यूक्लियोटाइड के नंबर को जोड़ लीजिए। ये बताओ ये कितना स्टैंड है, एक स्टैंड है, ऐसा ही ये दूसरा स्टैंड होगा ना, अरे बोलो ना भाई। तो अगर मैं बताऊं ये क्या है न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है पूरा न्यूक्लियोटाइड, तो क्या इधर भी न्यूक्लियोटाइड लगे हैं, बताओ ना कहाँ पर है, बताओ बताओ। ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, हो गया, ये हो गया आपके पास दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया आपके पास तीसरा न्यूक्लियोटाइड, और ये हो गया आपके पास चौथा न्यूक्लियोटाइड। कितना हो गए, 4 न्यूक्लियोटाइड इस स्टैंड में है, 4 न्यूक्लियोटाइड इस स्टैंड में है। तो मैं कह सकता हूँ क्या, आमने सामने वाला पेयर बना रहा है, अरे बोलो ये क्या हो गए, बेस पेयर, क्या हो गए ये। तो मैं अगर पूछूं आपसे, बताओ ये जो स्टैंड बना कितने न्यूक्लियोटाइड का है, ये बताओ इस पूरे DNA में कितने बेस पेयर हैं, 4 बेस पेयर, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, और ये कितने पेयर। तो बताना, अगर आपको कभी भी DNA की लेंथ बतानी हो, तो DNA की लेंथ आप 2 टाइप से बता सकते हो, या तो आप न्यूक्लियोटाइड का नंबर बता सकते हो आप, या तो आप बेस पेयर का नंबर बता सकते हो। जब आप बेस पेयर बताओगे, इसका मतलब आप डबल स्टैंड की बात कर रहे हो, क्योंकि पेयरिंग तभी बनेगी बेस की। देखो बेस तो यहाँ पे भी लगे हैं ना, लेकिन पेयरिंग तभी होगी जब आमने सामने होगा। तो जब आप बेस पेयर की बात बताओगे मतलब क्या है, वो डबल स्टैंड है, और जब आप केवल न्यूक्लियोटाइड बताओगे मतलब क्या है, वो सिंगल स्टैंड के बारे में आप बता रहे हो। क्लियर है ना। तो बताया यहाँ पर लिखा है द लेंथ ऑफ द DNA की क्या लेंथ होगी, इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। आप नंबर, न्यूक्लियोटाइड का नंबर बता करके आप बता सकते हो कि DNA हमारा इतना लंबा है।
क्लियर है? या दूसरा तरीका क्या है, आर अ पेयर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का एक जो पेयर होता है उसे कहते हैं क्या है हम, बेस पेयर। देखो ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, आमने सामने, ये क्या हो गए, पेयर। तो न्यूक्लियोटाइड का जो पेयर होता है उसे कहते हैं क्या है हम, बेस पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, बेस पेयर। तो डीएनए की लंबाई अगर आपको बताना होगा तो आप किस में बताओगे, या तो आप न्यूक्लियोटाइड का नंबर बताओगे या तो आप बेस पेयरिंग। बेस पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में चिल्लाता रहूंगा बेस पेयर बेस पेयर बेस पेयर। तो बेस पेयर क्लियर हुआ? बेस पेयर का मतलब है आमने सामने के न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि अलग अलग स्टैंड पर न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है ना? जब मैं कहूंगा एक पेयर है, एक बेस पेयर है, बताओ कितने न्यूक्लियोटाइड, कितने न्यूक्लियोटाइड, दो। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड एक ही स्टैंड पर है या अलग अलग स्टैंड पर है? ये एक स्टैंड ये वाला होगा, एक स्टैंड ये वाला, यानी अलग अलग स्टैंड पर होंगे। क्लियर है ना पूरा बात? तो बताओ पहले न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अगर आपको मैं कह दूं कि आपको न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो कैसे बनाओगे आप न्यूक्लियोटाइड, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट। मुझे कोई बताएगा इसमें से कि नाइट्रोजन बेस कितने टाइप का होता है, अगर जिसने बायोमॉलिक्यूल पढ़ा होगा? दो टाइप। कौन कौन सा? प्यूरिन और पिरामिडिन। कुछ याद आया? प्यूरिन अगर आपको याद होगा तो प्यूरिन में कौन आता है, प्यूरिन में आता है एडेनिन और ग्वानिन ना। पिरामिडिन में कौन आता है, साइटोसिन्स, यूरेसिल एंड थायमिन। ये तो आते हैं ना, आगे आने वाला है। तो मुझे आप बताइए, शुगर तो कॉमन है ना, कौन सा शुगर है, पेंटोस शुगर है। अगर मैं डीएनए की बात करूँ तो कौन सा, डीऑक्सीराइबोस, अरे बोलो। और अगर आरएनए है तब राइबोस शुगर है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, डीएनए की बात कर रहा हूँ, तो कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। क्लियर है ना? चलिए बताइए। तो आप इतना अंडरलाइन करें, अगर आपको कभी डीएनए की लेंथ बतानी होगी तो आप किसमें बताएंगे, न्यूक्लियोटाइड के नंबर में बताएंगे या तो आप बेस पेयर। अब मुझे कोई बताए बेस पेयर कब बनेगा, जब दो न्यूक्लियोटाइड की क्या करेंगे आप, पेयरिंग करेंगे तब। इतना क्लियर है ना? अब कुछ आपको पास नंबर दिए गए हैं, उस नंबर के बेसिस पर आप आगे काम कर सकते हो। देखो लिखा है, दिस आल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। दिस मतलब यानी हर एक ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूक्लियोटाइड का नंबर है, जो बेस पेयर का नंबर हो, क्या है, फिक्स है। मतलब हर एक स्पीसीज के अंदर, हम सारे लोग क्या हैं, ह्यूमन है, तो हमारे अंदर क्या है, फिक्स है। कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म दूसरी स्पीसीज का होगा, उसके अंदर बेस पेयर क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है। पहला दिया गया है बैक्टीरियोफेज। मैं आगे बढ़ूंगा उससे पहले आप बताइए बैक्टीरियोफेज क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरसेस होता है। कौन सा वायरस, हाँ, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है उसको कहते हैं क्या है हम, बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। याद आया कुछ ना? अरे बोलो ना भाई। बैक्टीरियोफेज इसका नाम क्या है, लैम्डा। क्या नाम है, लैम्डा, सही ना, सॉरी सॉरी फाई है, सॉरी फाई है, फाई मल्टीप्लाई बाय 174, ये पूरा इसका नाम हो गया, फाई क्रॉस 174। ये जो बैक्टीरियोफेज होता है इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड। यानी इस वायरस का जो डीएनए है, उसके डीएनए में लंबाई कितनी है, सॉरी जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड की लंबाई है, 5386। कितना, 5386। इतना क्लियर है? दूसरा आपके पास फिर से बैक्टीरियोफेज है। इस बैक्टीरियोफेज बोले तो वायरस है, कौन सा है, लैम्डा। इसके अंदर कितने बेस पेयर हैं, 48,502 बेस पेयर। अगर इसके अंदर बेस पेयर 48,502 हैं तो बताओ न्यूक्लियोटाइड कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा। डबल करके बताओ मुझे, मल्टीप्लाई करके बताओ। कैसे डबल, ये बेस पेयर है ना, बताओ एक बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड ना। अरे बताओ भैया, एक बेस पेयर में, ठीक 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 है, अब यहाँ समझो, एक बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड, बताओ भाई, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ बताए ना। ये न्यूक्लियोटाइड, ये पूरा ब्लैक वाला,
ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये वाला दिख रहा है, दो न्यूक्लियोटाइड अलग अलग स्टैंड पर हैं। बताओ दो न्यूक्लियोटाइड मिलकर ही तो क्या बन रहा है, एक बेस पेयर। अब ठीक है ना, बताओ कितने बेस पेयर हैं, 48,502। अगर 48,502 बेस पेयर हैं तो एक बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड, दो होंगे, अलग अलग स्टैंड पर होंगे, तो कितना बन जाएगा, इसका डबल कर दो। बढ़िया है, आपको मल्टीप्लाई आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो बातें एक्स्ट्रा लिख लीजिए आप। पहला आप यहाँ पे लिखिए कि जो आपके पास 5174 बैक्टीरियोफेज होता है, इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। लैम्डा के पास होता है डबल स्टैंड डीएनए। मैंने कहा था आपसे कि जब मैं आपको बेस पेयर बताऊंगा तब मैं क्या कहूंगा आपको, डबल स्टैंड ना, क्योंकि बेस पेयरिंग तभी होती है जब क्या होगा, स्टैंड होगा, डबल स्टैंड होगा। तो यहाँ पर कितना है, सिंगल स्टैंड है, तो क्या दिया है यहाँ पर, न्यूक्लियोटाइड का नंबर। इतना क्लियर है ना। अगला नाम कौन है, इशेरिशिया कोलाई। क्या है ये, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, क्या है ये बैक्टीरिया है। क्या है ये, बैक्टीरिया, इशेरिशिया कोलाई है ना, ई कोलाई कहते हैं इसे हम, शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई कहते हैं। इशेरिशिया कोलाई हैज द 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। कितने बेस पेयर है इसमें, 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। न्यूक्लियोटाइड नहीं बता रहे हैं, बेस पेयर, तो न्यूक्लियोटाइड का नंबर इसका डबल। ठीक है, आगे आते हैं। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन डीएनए हैप्लॉइड कंटेंट। हैप्लॉइड मतलब एन, एन, एन में हम ह्यूमन के पास एन में कितने क्रोमोसोम, कह रहा 37 को 33 23, हम कहीं कब से चेंज हो गए हम। एन इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम ना, और 2n इज इक्वल टू 46। ये क्रोमोसोम है, ये डीएनए नहीं है। ये क्या है, इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होता है। तो यहाँ पे जो हैप्लॉइड कंटेंट आएगा n इज इक्वल टू 23, इतने 23 क्रोमोसोम पर जो डीएनए होगा उस डीएनए में कितने बेस पेयर हैं, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। तो बताओ ना डबल में कितना हो जाएगा इसका, 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। अरे बोलो ना भाई, क्लियर है ना। तो ह्यूमन के हैप्लॉइड कंटेंट में कितना होता है, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। ये नंबर बार बार चेंज होता रहेगा, चेंज होने का मतलब है अप्रोक्सीमेटली बताएंगे आप बार बार ये ना। तो कहीं ये 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर लिख देते हैं, कहीं पर लिख देते हैं क्या 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। आपको समझना पड़ेगा, जब मैं बता रहा हूँ 3.3 इंटू 10 की पावर 9 तब हैप्लॉइड की बात हो रही है, और जब 6.6 बताएंगे तब किसकी बात हो रही है, डिप्लॉइड कंटेंट की बात हो रही है। समझ में आता है। तो बताओ ना भाई मुझे कि डीएनए की जो लेंथ होती है वो किसमें बताएंगे आप, या तो आप न्यूक्लियोटाइड के नंबर बताएंगे या तो आप बेस पेयर में। तो बेस पेयर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का पेयर, आसपास नहीं, आमने सामने डबल स्टैंड पर जो पेयर बनता है उसका नाम होता है क्या, बेस पेयर। इतना क्लियर है ना। तो फिर से बता दीजिए आप कि 5174 में कितना हो जाएगा, 5386 न्यूक्लियोटाइड। लैम्डा में कितना है, 48,502 बेस पेयर। ई कोलाई में कितना है, 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। हैप्लॉइड कंट्री में कितना है, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। क्लियर है ना। लेट कोई बात नहीं भाई, सही है, आप कहीं और जाए। नहीं नहीं, वो पूरा इसका नाम है, वो मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई, हाँ ये पूरा नाम है इसका, फाइव लिखा गया है ऐसे, हाँ इसका नाम है ना। अभी वैल्यू पूछोगे आप फाइव का, तो मैं कहाँ लेके आऊँगा। हाँ सर बताओ। हाँ एडेनिन और गुआनिन मिलकर के एक बेस पे बनाते हैं। आगे आ रहा है, थायमिन है थायमिन है, थायमिन है, नहीं थायमिन है ये। हाँ बात ये आती है, देखो बताओ, यहाँ पर देख ये एडेनिन है, ये थायमिन है। जब पेयरिंग होती है ना तो एडेनिन के किसके साथ में होती है, थायमिन के साथ में होती है, पेयरिंग होती है तब। अगला गुआनिन का साइटोसिन के साथ में।
हाँ आप बोल रहे हैं कि दो न्यूक्लियोटाइड मिलके एक बेस पे बनाते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड, हाँ बिल्कुल। तो मैंने बोला सिर्फ एडेनिन और गुआनिन। नहीं, गलत हो जाएगा टाइम में, तब गलत हो जाएगा। तब केवल आप बेस, तब आप केवल नाइट्रोजन बेस की बात कर रहे हो, केवल आप इसकी बात कर रहे हो ना, केवल एडेनिन की बात कर रहे हो, केवल थायमिन की बात कर रहे हो ना। इसके साथ में आपने शुगर नहीं जोड़ा है, इसके साथ में आपने फास्फेट नहीं जोड़ा है, नहीं तो न्यूक्लियोटाइड जब आएगा तब पेयरिंग होती है, तभी तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। उसमें क्यों सिर्फ इतने पे ही है? नीचे देखिए बेस पेयर तो लिखा है ऊपर बीच में, ये सेकंड वाले पे पूरा से साइड से रुक जाओ, वाइनिंग वाला। चलो ठीक है। वो केवल आपको बस देखो यार, कुछ रुक, मैं समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा रुको, बस थोड़ा समझने की कोशिश करो, ज़्यादा नहीं है, समझो। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर पूरा बना डीएनए का बना है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ना। अब इसमें आपको ये समझा रहा है कौन कौन सा क्या है। देखो सबसे पहली बात अगर देखें तो हम एक न्यूक्लियोटाइड के से बना रहे हैं, एक केवल न्यूक्लियोटाइड क्या बनेगा, शुगर। ये है शुगर ना, इस शुगर के पहले आप कार्बन की नंबरिंग करो, कितना शुगर है, कितना कार्बन है, 5 नंबर बताओ। ये हो गया 1, ये हो गया आपके पास 1, ये हो गया आपके पास 2, ये है 3 वाला कार्बन, ये है 4 वाला कार्बन और ये है 5 वाला कार्बन, ठीक है ना। शुगर के जो कार्बन नंबर फर्स्ट होता है, आगे सब कुछ आता है, जो कार्बन नंबर फर्स्ट होता है उसे कौन जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। कौन जुड़ता है, और शुगर के 5 नंबर कार्बन पे कौन जुड़ता है, फास्फेट जुड़ता है। इतना क्लियर हो गया ना भाई। अब देखो ये शुगर है, ये नाइट्रोजन बेस है, ये क्या है, फास्फेट। अब ये तीनों मिल करके क्या बना रहे हैं, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। इतना समझ में आया। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर देखोगे तो एक क्या होता है, शुगर फास्फेट बैकबोन। कभी मैंने आपको पढ़ाया था बायोमॉलिक्यूल में अंदर कि डीएनए के अंदर जो बैकबोन होती है किस चीज की बनी होती है, शुगर और फास्फेट। तो कह रहे हैं ये क्या है, बैकबोन। कभी अपनी सीढ़ी देखिए, सीढ़ी ना डबल स्टैंडर्ड, ये डंडे वाली सीढ़ी होती है ना, जिससे लाइट कंप्यूटर के काट देते हैं, ये डंडा घास वाला, अरे देखा है ना। तो ये बैकबोन जो है किसी चीज बनी है, ये बैकबोन होती है शुगर और फास्फेट। देखो कलर देखो चेंज है, यहाँ पर यहाँ जो है पूरा बैकबोन दिखाया जा रहा है इस कलर में। यहाँ देखो ये भी क्या है, पूरा बैकबोन दिखाया जा रहा है, शुगर और किसी से बना हुआ है, फास्फेट का। बोलो ना, जो डंडा निकला होता है अंदर तरफ ये किस चीज का है, ये है आपके पास बेस, नाइट्रोजन बेस है ना। ये इस साइड का नाइट्रोजन बेस है, ये इस साइड का नाइट्रोजन बेस है, हो गया ना। अब इनमें क्या हो गया, आपस में पेयरिंग हो गई है। तो पेयरिंग हुई है तो यहाँ पर बेस के बीच में पेयरिंग हुई है, इसके बीच में हुई है, बेस के बीच में पेयरिंग हुई है। लेकिन बेस पेयर तभी बनेगी जब पूरा कंप्लीट क्या रहेगा, न्यूक्लियोटाइड रहेगा। इधर भी न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए और इधर भी क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए, तभी तो ये आएगा, अकेले नहीं करेगा, ठीक है ना। समझाने की कोशिश ये कर रहे थे, यहाँ पर ये समझा रहे थे कि इतना जो स्ट्रक्चर में बना हुआ है ये है न्यूक्लिक एसिड, पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर इसमें देखा जाए तो ये पूरा क्या है, बैकबोन है, ये क्या है, बैकबोन है। इसमें अगर देखा जाए तो ये देखो, इस न्यूक्लियोटाइड का ये वाला पेयर, इस न्यूक्लियोटाइड का ये पेयर नाइट्रोजन बेस का, दोनों आपस में मिलकर क्या बन गए, बेस पेयर बन गए। लेकिन ये आपस में जुड़ा कहाँ से हुआ है, अपने अपने रेस्पेक्टिव जुड़ा हुआ है ना। इसके अलावा देखें तो ये क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड। अगर देखा जाए पूरा का पूरा क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड बनेगा, ना कि अकेले बने पाए। जैसे एक स्टेटमेंट दी है कि गुआनिन एंड साइटोसिन आर बेस पेयर, ट्रू और फॉल्स। हाँ फिर से बोलो, क्या बोला आपने, गुआनिन एंड साइटोसिन आर बेस पेयर। बेस पेयर गलत है। हाँ कोई बात नहीं, वो संडे कुछ दिखा है, इज आयम का मतलब नहीं है, वो दोनों क्या है, नाइट्रोजन बेस है, ना कि बेस पेयर है। अरे मेरे भाई आपने क्या ना, क्या बोला था आपने, गुआनिन एंड साइटोसिन्स आर बेस पेयर। क्या ये दोनों बेस पेयर हैं, सेंटेंस आर बेस पेयर नहीं भाई, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है, ये क्या है, हाँ मेक बेस पेयर। अब ये साथ में जब जुड़ जाएगा, जब ये न्यूक्लियोटाइड बनाएगा तब क्या बना सकता है, बेस पेयर बना सकता है। हाँ भाई तभी तो बनेगा। ये कौन सा बॉन्ड है इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, अब बता दो, यहाँ पर एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2, आपने पढ़ा था। यहाँ पर देखो गुआनिन साइटोसिन में 3 पढ़े हैं ना। आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, पढ़े ना, हाँ पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्या आपके पास, स्ट्रक्चर ऑफ द पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। हम पूरा फोकस किस पे करने जा रहे हैं, आप न्यूक्लियोटाइड को बनाने में। किसको बनाने में, पहले एक न्यूक्लियोटाइड समझेंगे,
फिर न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ेंगे तो पूरी एक चेन बन जाएगी, और चेन का नाम क्या जाएगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। चलो आते हैं, लेट अस रिकैपिचुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। बोले तो डीएनए और द आरएनए। अ न्यूक्लियोटाइड हैज द 3 कंपोनेंट। एक न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट होते हैं, 3, आपको पता है। पहला कौन सा होता है, नाइट्रोजन बेस। दूसरा कौन सा होता है, पेंटोज शुगर। तीसरा क्या आपके पास है, फास्फेट। ये 3 पार्ट हो। अगर आपको एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है, एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो कितने पार्ट आएंगे, 3 पार्ट। कौन कौन सा, नाइट्रोजन बेस आएगा, पेंटोज शुगर आएगी, और क्या आएगा, फास्फेट ग्रुप आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब बताते हैं, तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन बेसेस जो होते हैं, नाइट्रोजन जो बेस होता है वो 2 टाइप का होता है, प्यूरिन, दूसरा पिरामिडिन। उसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। पेंटोज शुगर, कह रहे हैं पेंटोज शुगर में अगर देखा जाए तो 5 कार्बन की शुगर है। पेंटोज शुगर कितने कार्बन की, 5 कार्बन की शुगर है। कितने कार्बन की, 5। अब इसमें क्या होगा, अगर ये आरएनए है तो कौन सी शुगर होगी, राइबो शुगर, और अगर डीएनए है तब डीऑक्सी राइबो शुगर। दोनों में कार्बन का नंबर क्या है, सेम है भाई। ये भी राइबो शुगर है, ये भी क्या है, राइबो शुगर। कार्बन नंबर क्या है, दोनों में डीएनए और आरएनए में जो शुगर है वो कितनी कार्बन की है, 5 कार्बन की है। कितनी कार्बन की, 5। तो डिफरेंस किस बात का है, बस सेकंड नंबर पोजीशन पर ओएच ग्रुप नहीं है, कहां पर। इतना क्लियर हो गया ना, अरे बोलो ना भाई। तो एक न्यूक्लियोटाइड अगर आपको बनाना है तो क्या क्या होगा, आपके पास शुगर होगी। कौन सी शुगर, पेंटोज शुगर होगी। अगर वो डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, अगर आरएनए होगा तब राइबो शुगर। शुगर के 1 नंबर कार्बन से क्या जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस जुड़ता है 1 नंबर कार्बन से, और 5 नंबर कार्बन से कौन जुड़ता है, फास्फेट। ये जो स्ट्रक्चर बना है ये किस चीज का है, न्यूक्लियोटाइड का। कितने न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर, 1 है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए, देयर आर द 2 टाइप ऑफ द नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। मैंने बताया था कि एक क्या होता है, प्यूरिन, दूसरा पैरामिडिन। क्लियर है ना। प्यूरिन में कौन कौन आता है, एडेनिन आता है, और क्या आता है, ग्वानिन आता है। या नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी जस्ट आ रहा है, मैं आपको न्यूक्लियोसाइड भी बनवाऊंगा, न्यूक्लियोटाइड भी बनवाऊंगा, और पूरा आपको याद भी करना पड़ेगा। एडेनिन ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है। क्या है, नाइट्रोजन बेस। अगला क्या है, ग्वानिन, क्या है ये, नाइट्रोजन बेस। किस टाइप का, प्यूरिन वाला। अगला पिरामिडिन में क्या क्या आएगा, साइटोसिन आएगा, यूरेसिल आएगा, और कौन आएगा, थायमिन आएगा। अरे बोलो ना भाई, बस मुझे कुछ याद आ रहा है। है क्या, ड्यूटेरोमाइसेटीज का मेंबर है, फंजाई है। नाम बताओ भाई। सी फॉर कोलिकोट्राइकम, ए फॉर, टी फॉर ट्राइकोडर्मा। फंजाई पढ़ाया था कभी मैंने। फंजाई ड्यूटेरोमाइसेटीज का मेंबर था, उसमें 3 एग्जाम्पल थे, बस याद आएगा, कट से कैट आ गया। ठीक है, अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे पढ़ रहे हैं। देखो यार, अगर आपको बनाना है न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के क्या क्या चाहिए आपको, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, क्या चाहिए, फास्फेट ना। नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के, 2 टाइप के। पहला प्यूरिन है, अगला क्या आपके पास, पायरिमिडीन है। ये तो है ना। प्यूरिन कितने टाइप का, एडेनिन और पैरामिडिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। ये तो है ना। डीएनए बना रहे हैं तो डीएनए बनाने में कौन सी शुगर, पेंटोज शुगर। पेंटोज में कौन सी, डीऑक्सीराइबो। अगर आरएनए होगा तब अगला फास्फेट ग्रुप, तो क्या रहेगा, कामा रहेगा। इतना क्लियर हो गया। हाँ भाई बताओ, आगे बढ़ जाए, मतलब आपको ये पता होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखते हैं, अब ये बात आती है, चाहे डीएनए हो चाहे क्या हो, आरएनए हो, साइटोसिन से क्या होता है, सब में कॉमन होता है। साइटोसिन इज कॉमन फॉर द बोथ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में दोनों में क्या मिलेगा, तो क्या एडेनिन ग्वानिन नहीं मिलेगा, मिलेगा। एडेनिन ग्वानिन भी मिलेगा और साइटोसिन भी मिलेगा। तो डिफरेंस किस बात का आता है, थायमिन्स इज प्रेजेंट इन डीएनए ओनली। थायमिन केवल कहाँ मिलेगा, डीएनए में मिलेगा। तो आरएनए में क्या मिलेगा, फिर यूरेसिल मिलेगा। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन द आरएनए एट द प्लेस ऑफ द थायमिन। डीएनए में जहां जहां थायमिन होगा उस जगह पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। अगर आपने क्या बना दिया तो आरएनए बना दिया है तब। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि बताइए आप, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डीएनए, क्या बना रहा हूँ, डीएनए। डीएनए के अंदर बताओ कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस मिलेगा आपके पास। अगर डीएनए होगा तो कौन कौन सा मिलेगा, एडेनिन मिलेगा,
ग्वानिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा और क्या मिलेगा, थायमिन मिलेगा। इतना क्लियर? ये 4 नाइट्रोजन बेस मिलेंगे कहां पर, डीएनए। वैसे कितने नाइट्रोजन बेस हैं, 5 है ना, दोनों टाइप मिलाकर कितने बन जाएंगे, 5। लेकिन डीएनए में कितने मिलता है, केवल 4। और आरएनए में कितने मिलेगा, केवल आरएनए भी 4 ही मिलेंगे। कौन कौन मिलेगा, एडेनिन मिलेगा, ग्वानिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा और क्या मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि मैं कह सकता हूं कि प्यूरिन जो होते हैं वो डीएनए और आरएनए दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। अरे बोलो, डिफरेंस किस बात का है, पिरिमिडीन का है। कौन सा पिरिमिडीन, देखो साइटोसिन भी तो क्या है, कॉमन है, लेकिन डिफरेंस किस बात का है, डीएनए में कौन सा मिलेगा और आरएनए में। क्लियर है ना। इसीलिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि साइटोसिन इज द कॉमन फॉर द बोथ डीएनए एंड द आरएनए, क्योंकि इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडेनिन और ग्वानिन दोनों में क्या होता है, कॉमन। यानी बोले तो डीएनए और आरएनए में प्यूरिन तो क्या होता है, कॉमन। अब वो कौन सा पिरामिडीन है जो डीएनए और आरएनए में क्या है, कॉमन है, तो कौन सा है वो। अरे क्वेश्चन बन सकता है ना भाई, यहाँ आपसे पूछा गया कि साइटोसिन इज द कॉमन फॉर द बोथ डीएनए एंड आरएनए, वो आपसे पूछेगा बताओ कौन सा पिरामिडीन होता है जो डीएनए और आरएनए में क्या होता है, कॉमन होता है। तो आप बताइए कौन सा पिरामिडीन है, साइटोसिन। अरे बोलो ना, डीएनए और आरएनए में कौन सा प्यूरिन कॉमन होता है, दोनों कॉमन है। यहाँ पे देखो डीएनए में एडेनिन और ग्वानिन है, आरएनए में भी क्या है, एडेनिन और ग्वानिन दोनों मौजूद, दोनों में है, तो कॉमन पहले से ही है ना। तो कौन सा पिरामिडीन है जो डीएनए और आरएनए में कॉमन है, वो कौन सा है, साइटोसिन। तो बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा पिरामिडीन है जो डीएनए में एब्सेंट होता है और कौन सा आरएनए में एब्सेंट है। क्लियर है ना। कौन सा पिरामिडीन है जो डीएनए में प्रेजेंट है। अरे नहीं भाई, साइटोसिन के साथ में थायमिन भी तो होगा, क्या साइटोसिन नहीं है। मैंने पूछा ना डीएनए में कौन सा पिरामिडीन प्रेजेंट है, बताओ ना, साइटोसिन भी है, थायमिन भी है। अरे बोलो ना भाई। और आरएनए में कौन सा प्रेजेंट है, साइटोसिन और यूरेसिल प्रेजेंट है। इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है ना उतना। तो आप एक साइड में लिखिए डीएनए और फिर सामने ये 4 लिखिए, और आरएनए उसके सामने ये 4 लिखिए आप। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन द आरएनए एट द प्लेस ऑफ द थायमिन। ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड है ना। अरे बोलो ना भाई, है नहीं है, बताओ मुझे। ये है नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस ही तो है। तो नाइट्रोजन बेस शुगर और फास्फेट, ये क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। कितने न्यूक्लियोटाइड बने यहाँ पर, 5, 1 2 3 4 5 टाइम बने ना। इसमें बताओ कौन सा है, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ। ये आपके पास 1 हो गया, एक हो गया, 2 हो गया, 3 है, 4 है, 5 है। इनमें से कौन कौन है जो डीएनए में मिलेगा और कौन कौन है जो आरएनए में मिलेगा। अगर मुझे डीएनए बनाना होगा, अगर मुझे डीएनए बनाना है तो बताओ कौन कौन सा है जो मुझे डीएनए बनाने में इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक असल तुम बताओ कौन कौन होगा। एडेनिन, ग्वानिन, ये छोड़ देंगे वाला, तो पूरा लेके जाएंगे। हाँ पूरा, मतलब नंबरिंग बताओ। एक को छोड़ दें, डीएनए बनाने के लिए एक को छोड़ दें। कौन छोड़ दें, यूरेसिल वाला छोड़ दें ना, मतलब ये वाला न्यूक्लियोटाइड छोड़ देते हैं, 3 नंबर छोड़कर, यानी 1 2 4 5 डीएनए बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा। और अगर आरएनए बनाना होगा तब 1 2 3 5।
ठीक है ना? अरे क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट आते हैं आगे बात। नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू द OH ग्रुप ऑफ द फर्स्ट नंबर कार्बन पेंटोज शुगर थ्रो अ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। अब बात समझना है आपको, यहां पर देखें एक न्यूक्लियोटाइड का फिगर है, यहां पर देखो। सबसे पहले यहां पे शुगर बनी हुई है, क्या है? अभी फिलहाल आप ये मानो ये है आपके पास पेंटोज शुगर, थैंक यू। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 ना। इस पे OH ग्रुप, ये है OH ग्रुप, दूसरा OH ग्रुप, ये है आपके पास तीसरा OH ग्रुप, और ये हो गया आपके पास, यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर OH नहीं, यहाँ पर क्या है डायरेक्ट CH2OH। मैं पेंटोस में बता रहा हूँ इसको ना। कितने कार्बन? 5 रिंग में, करें 4 हैं रिंग में भैया, 1 2 3 4 5 रिंग में, थैंक यू। अब सही है, अब क्या है सही। कितने कार्बन? 1 2 3 4, अगला कहाँ गया? 5 हो गया ना। रिंग में कितने? 4, रिंग के बाहर एक 5, टोटल कितना हो गया? 5 कार्बन। इतना क्लियर है? यहाँ पे देखो OH ग्रुप है, यहाँ पर भी क्या OH है, यहाँ पर भी OH है। अब मुझे बनाना क्या? डीऑक्सीराइबोज। क्या बनाना है यहाँ पर? अरे हट जाओ भाई, यहाँ पर OH ग्रुप हट गया ना, यहाँ पर ऑक्सीजन खाली। बताओ कार्बन कितनी बैलेंसी हो गई यहाँ पर? यहाँ पर एक आपके पास क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन तो गया ना, पहले OH था, ऑक्सीजन मैंने हटा दिया, क्या बचा? केवल H। ये बन गया क्या? शुगर। कौन सी शुगर बनी? डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब करना क्या है आपको? ये कार्बन बताओ, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4, ये कौन सा है? 5। बताओ, कह रहे हैं कि जब भी आपको क्या बनाना होता है? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाना होता है? न्यूक्लियोटाइड बनाना होता है, तो आपको शुगर के कार्बन नंबर 1 पर, शुगर के कार्बन नंबर 1 पर किसको जोड़ना होता है? नाइट्रोजन बेस को। तो यहाँ से आप OH ग्रुप हटाते हो, हट गया OH ग्रुप, बैलेंसी खाली हो जाएगी। अरे केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा। OH ग्रुप हटा, बैलेंसी खाली हो गई ना। यहाँ पे कौन जुड़ गया आकर के? नाइट्रोजन बेस। कौन जुड़ सकता है? अगर ये DNA है, क्योंकि यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज हो गया, अरे बोलो, तो DNA बनाएगा, तो DNA बनाएगा तो कौन कौन सा यहाँ पर नाइट्रोजन बेस आ सकता है? यहाँ पर आ सकता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। क्लियर हो गया ना? अरे बोलो। और यहाँ पर कौन कहाँ पर? 5 नंबर, और इस 5 नंबर में हम क्या जोड़ देंगे? इस OH को हटाएंगे, हट गया, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? अब क्या बना बताओ? कंप्लीट। अब इसको मैच कराओ, ये जो बीच में बना हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा शुगर वाला पार्ट हो गया, ये आपका नाइट्रोजन बेस वाला पार्ट हो गया, और एक इसका पार्ट हो गया। अब बताओ ना, ये शुगर का कौन सा नंबर कार्बन? कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर, ये नंबर, ये और ये वाला हो गया 5। शुगर के कार्बन नंबर 1 पर बताओ कौन जुड़ा है? नाइट्रोजन बेस। कौन कौन जुड़ सकता है अगर DNA का है ना? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। क्लियर है ना भाई? सबको क्लियर है एकदम? तो बढ़िया है। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस बताओ किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है? कार्बन नंबर फर्स्ट पर ना। ये जो लिंकेज दिख रहा है, ये जो बीच में जो बॉन्ड दिख रहा है, इस बॉन्ड का नाम क्या है? इस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक। क्लियर? तो यहाँ पर क्या लिखा था, पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू द OH ऑफ द फर्स्ट नंबर कार्बन। जो फर्स्ट नंबर का पेंटोज शुगर का जो कार्बन नंबर था, उसमें OH ग्रुप पहले था, उसको हटाया गया। अब कौन जुड़ गया यहाँ पर? नाइट्रोजन बेस जुड़ गया। और नाइट्रोजन बेस जुड़ने के लिए, शुगर से नाइट्रोजन बेस जुड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड बनाता है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कहीं पर और भी पढ़ा था आपने एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जब आप पढ़ रहे थे पॉलीसेकेराइड, तब पढ़े थे ना। अरे बोलो ना भाई, आगे पढ़ते हैं। टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। अब बताओ, अगर एक शुगर है, एक नाइट्रोजन बेस है, तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। बनता है ना। एक शुगर, एक नाइट्रोजन बेस क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब आप फास्फेट जोड़ दोगे तब, तो आगे देखते हैं ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखो आगे बात करते हैं। अब कह रहे हैं अगर आपको न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो न्यूक्लियोसाइड बताओ, क्या आपने यहाँ पर, अगर मान लेते हैं आपने यहाँ पर एडेनिन लगाया है, क्या लगाया है?
एडेनिन नाइट्रोजन बेस लगाया है, तो एडेनिन नाइट्रोजन बेस और ये शुगर पेंटोस शुगर, अब ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियोसाइड। तो कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा? एडिनोसिन बनेगा ना। अच्छा, एडेनिन क्या था? एडेनिन नाइट्रोजन बेस था, ये था एडेनिन नाइट्रोजन बेस। इस नाइट्रोजन बेस को आपने यहां पर लगा दिया, ये शुगर से जुड़ गया है। अरे बोलो ना भाई, नहीं समझ में आ रहा है? यहां पर ये मान लेते हैं कि ये एडेनिन है। क्या है ये? एडेनिन है ना एडेनिन। अब ये शुगर ये एडेनिन मिलकर क्या बना? न्यूक्लियोसाइड बना। ये जो न्यूक्लियोसाइड बना इसका नाम बताओ? एडिनोसिन। क्लियर है ना? अगर ये आरएनए वाला होगा तब शुगर यहाँ पर कौन सी है? कौन सी शुगर है यहाँ पर? पेंटोस शुगर तो है, लेकिन इस पे 2 नंबर का OH ग्रुप नहीं है, डीऑक्सी वाली है ना। अब बताओ इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या हो जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। यानी ये जो न्यूक्लियोसाइड बना है किसको बनाने में इस्तेमाल होगा? डीएनए को बनाने, और ये वाला आरएनए को बनाने में इस्तेमाल होगा। बोलो ना। अगर मान लेते हैं, हम कहते हैं कि मान लेते हैं इस, अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस है वो एडेनिन नहीं बल्कि कौन सा है? ये यहाँ पर है ग्वानिन। कौन सा है? और ये शुगर है कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज वाली है। बताओ कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा यहाँ पर? डीऑक्सीग्वानोसिन। तो ये किसको बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा? डीएनए। और ये क्लियर ना? समझ में नहीं आ रहा? केवल यहाँ पर शुगर का डिफरेंस है बस। यहाँ पर आपने क्या लगा दिया? डीऑक्सी मतलब कि डीऑक्सीराइबोज शुगर। अरे बोलो ना भाई। अगली बात करते हैं, अगर यहाँ पर नाइट्रोजन बेस में क्या जाए? यहाँ पर अगर साइटोसिन क्या जाए तो बताओ अब क्या नाम पड़ जाएगा इसका? डीऑक्सीसाइटिडीन, जो कि डीएनए बनाने में इस्तेमाल होगा। क्या आरएनए में साइटोसिन आता है? आरएनए में साइटोसिन होता है? हाँ बिल्कुल होता है। नाम क्या होगा इसका? साइटिडीन ना। अब अगली बात करते हैं, नेक्स्ट। यहां पर अगर मैं मान रहा हूं ये शुगर कौन सी है? डीऑक्सी वाली है, तो बताओ यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियो आना चाहिए नाइट्रोजन बेस? थायमिन। अगर थायमिन आ जाएगा तो नाम क्या पड़ जाएगा इसका? डीऑक्सीथाइमिडीन। क्लियर है ना? लेकिन सामने देखो क्या लिखा है? यूरिडीन। ये किसको बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा? आरएनए। तो यानी ये जो नाइट्रोजन इधर लिखा है न्यूक्लियोटाइड, सॉरी इधर जो आपके पास न्यूक्लियोसाइड लिखे हैं ये बना किसको बनाएंगे? ये आरएनए को बनाने में इस्तेमाल हो जाएंगे। और इधर वाले जितने लिखे हैं ये सब किसको बनाने में इस्तेमाल हो जाएंगे? डीएनए को। नहीं क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब इसी न्यूक्लियोसाइड में अगर आप फास्फेट जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्लियर है ना? बताओ फास्फेट को आप कहाँ से जोड़ोगे? शुगर के कार्बन नंबर 5 से जोड़ोगे। किस बॉन्ड से जोड़ोगे आप? बॉन्ड का नाम आएगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, सॉरी एस्टर बॉन्ड आएगा, एस्टर बॉन्ड आएगा। ठीक है इतने बात। अब इस चार्ट आपके सामने है जो को बनाना पड़ेगा। मेरे पास क्या है? आरएनए। आरएनए में कितने टाइप के, सॉरी कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस आएगा? 4। कौन कौन सा? एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, ये तो आएगा ना। अगली बात, शुगर कौन सी होगी? अगर आरएनए शुगर कौन सी होगी? राइबोज शुगर। बताओ ये है शुगर, ये है नाइट्रोजन बेस, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? अरे बोलो ना भाई, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। अरे बोलो। तो एडेनिन और राइबोज शुगर मिलकर बना न्यूक्लियोसाइड तो क्या बनेगा? एडिनोसिन। क्लियर? बताओ ना भाई। अगला, ग्वानिन और राइबोज शुगर है, ग्वानिन नाइट्रोजन बेस है, राइबोज शुगर है, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। कौन सा? ग्वानोसिन। क्लियर? अगली बात, यूरेसिल है, राइबोज शुगर है, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। कौन सा? यूरिडीन। अगला, साइटोसिन है, राइबोज शुगर, दोनों मिलेंगे क्या बन जाएगा? साइटिडीन। ये क्या है? सारे के सारे एडिनोसिन, ग्वानोसिन, यूरिडीन, साइटिडीन क्या है? न्यूक्लियोसाइड। अब इसी न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ दो आप? फास्फेट ग्रुप को जोड़ दोगे। जब आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा ना। अरे बोलो ना भाई। बताओ ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड बना? एडिनोसिन फास्फेट। बोलो ना। ये क्या बना? ग्वानोसिन फास्फेट, यूरिडीन फास्फेट, साइटिडीन फास्फेट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना ले लीजिए, और आप इसे अपने कॉपी में बना लीजिएगा या एनसीईआरटी में कहीं चिपका लीजिएगा। जल्दी करिए इसे। हाँ होता है। फुल फॉर्म बताओ। एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। कितने फास्फेट हैं यहाँ पर? 3 फास्फेट हैं। ठीक है ना।
एटीपी बनाने के लिए आराम से मेरे भाई, एटीपी बनाने के लिए बताओ कौन सा नाइट्रोजन बेस आपने इस्तेमाल किया है? एडेनिन वाला। इतना हो गया। अब डीएनए की बात करते हैं। नेक्स्ट डीएनए। डीएनए होगा तो कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस होगा? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, ये तो ऐड हुआ और साइटोसिन पे रहेगा ना। ये क्या आपके पास शुगर, डीएनए में कौन सा शुगर? डीऑक्सीराइबोस शुगर। क्लियर है? दोनों जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो कौन सा न्यूक्लियोसाइड? अभी जैसा आप पढ़ के आ रहे, डीऑक्सी एडेनोसिन, ग्वानिन वाला डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटोसिन वाला डीऑक्सीसाइटिडीन और थायमिन वाला डीऑक्सीथायमिडीन। क्या यही आप पढ़ के आ रहे थे भी? अरे बोलो ना मेरे भाई, ठीक है ना? इतना क्लियर? इस न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट जोड़ दीजिए आप, जोड़ो फास्फेट, जुड़ गया फास्फेट, क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बन गया। कौन सा न्यूक्लियोटाइड बताओ? डीऑक्सी एडेनोसिन फास्फेट। यहां पे कौन सा बनेगा? डीऑक्सी ग्वानोसिन फास्फेट। कौन सा बनेगा? डीऑक्सीथायमिडीन फास्फेट। कौन सा बनेगा? डीऑक्सी। क्लियर है ना? इसका भी फोटो खींचिए आप। नाम बस नाम चेंज कर लिया। हाँ चेंज, इसका नाम चेंज हो सकता है। एसिड वाला एडिनाइलिक एसिड, ग्वानोलाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड पढ़ा था आपने। थायमिडाइलिक एसिड कहाँ पढ़ा था आपने? बायोमॉलिक्यूल्स में। बस ये नाम ही चेंज है बस उनका। चलो याद तो है कम से कम आपको। आगे बढ़े। नेक्स्ट, when a phosphate group is linked to the OH of the 5 number carbon of the nucleoside through the phosphoester bond linkage, a corresponding nucleotide or the deoxynucleotide depending upon the type of the sugar present is formed। अगर वो राइबोस शुगर होगी तो अलग बन जाएगा, अगर डीऑक्सी राइबोस होगी तो क्या बन जाएगा? अलग बन जाएगा। ये फिगर है आपके पास, ये है न्यूक्लियोसाइड, ये है आपके पास इस शुगर का, ये है 5 नंबर का कार्बन। इस 5 नंबर कार्बन क्या जोड़ दिया आपने? फास्फेट ग्रुप जोड़ दिया, तो क्या बन गया? पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड बन करके कंप्लीट। बताओ ये कौन सी लिंकेज है? इस लिंकेज का नाम बताओ। फास्फोईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? सॉरी भाई, सॉरी, ये वाला है, ये वाला है, कोई बात नहीं, वो मिसप्रिंट थोड़ा सा हो गया, हाथ इधर उधर हो गया। ये वाला है 5 नंबर कार्बन, ये है, इसके OH ग्रुप से क्या जुड़ गया आपके पास? फास्फेट जुड़ा। ये जो बॉन्ड बना है कौन सा बॉन्ड है? ये फास्फोईस्टर बॉन्ड। इतना क्लियर हो गया? अरे बोलो, ये कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा है? एन ग्लाइकोसिडिक। तो कार्बन नंबर शुगर के कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, किस बॉन्ड से? एन ग्लाइकोसिडिक से। शुगर के कार्बन नंबर 5 के OH ग्रुप से कौन जुड़ेगा? फास्फेट ग्रुप। किस लिंकेज से? फास्फोईस्टर बॉन्ड। इतना क्लियर हो गया? बताओ क्या यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड बनकर कंप्लीट हो गया? क्लियर ना? अब यहाँ पर मुझे बताओ कौन सा कार्बन कितने नंबर का है? ये कार्बन 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर ना। यहाँ पर तो क्या है? हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है? OH ग्रुप प्रेजेंट है ना। अब मुझे करना क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाना था। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बना लीजिए और एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड इस्तेमाल होगा वो आगे की बात करने जा रहे हैं। ठीक है? 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू द 3,5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर आप 2 न्यूक्लियोटाइड जोड़ोगे तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? डाई न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अरे बोलो, 3 को जोड़ोगे तब ट्राई न्यूक्लियोटाइड, 4 जोड़ोगे तो टेट्रा। जोड़ते चले जाओगे बहुत सारा, 100, 200, 500, 1000 बना तो क्या बन जाएगा? पॉली न्यूक्लियोटाइड ना। कैसे जुड़ता है ये बात करते हैं। बताओ क्या ये बेस है? कोई भी हो सकता है। क्या ये शुगर है? हाँ है। ये बताओ नंबर बताओ कार्बन का। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर लिखा है ना। ये कौन सा है? 4। ये क्या है? 5। बताओ ये बेस हो गया, ये आपका शुगर हो गया, ये क्या आपका? फास्फेट। एक न्यूक्लियोटाइड ये, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। अरे बोलो, ये 5 नंबर। एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है या नहीं है? अब मुझे बताओ आप, यहाँ पर ये जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो किस किस कार्बन से जुड़ता है? देखो, एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 और दूसरे न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है?
5 से जुड़ा हुआ है। क्लियर हुआ? देखो इससे में ये जो फास्फेट जुड़ रहा है, ये जो फास्फेट है ये तो 5 नंबर कार्बन जुड़ा हुआ है, और ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड से किस नंबर कार्बन जुड़ा है? 3 नंबर। इसलिए कौन सा बॉन्ड बना? देखो क्या लिखा है, 3 और 5। तो 3 एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर शुगर का हो गया, और दूसरा 5 जो है ये भी कार्बन नंबर है, लेकिन इससे क्या जुड़ा हुआ है? फास्फेट जुड़ा हुआ है। क्लियर है ना? बॉन्ड कौन सा है? कह रहे हैं फास्फो, यहाँ पर क्या लिखा है? डाई ईस्टर बॉन्ड। कौन सा है? डाई ईस्टर बॉन्ड। यहाँ पर तो कौन सा बॉन्ड था? जब कार्बन नंबर 5 से फास्फेट जुड़ा था, कौन सा बॉन्ड? फास्फो ईस्टर बॉन्ड। और ये फास्फेट किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 से जुड़ रहा है, तो कौन सा बॉन्ड? फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। तो जब आप पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाते हो तब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बॉन्ड से जुड़ता है? फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। और एक ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो फास्फेट होता है वो कार्बन नंबर 5 से किस बॉन्ड से जुड़ता है? फास्फो ईस्टर बॉन्ड। इतना क्लियर हो गया ना? तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, एक का कार्बन नंबर 3, दूसरा का कार्बन नंबर 5 से जुड़ा हुआ फास्फेट आपस में जब जुड़ेगा तो आपको कुछ ऐसा बनते हुए दिखेगा। देखो यहाँ पर बन चुका है बॉन्ड। ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये वाला, इस बॉन्ड का नाम क्या है? फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। क्लियर है ना? बताओ, क्या ये यहां से लेकर के यहां तक ये एक न्यूक्लियोटाइड है? क्या ये यहां से लेकर के यहां तक ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है? बताओ, अगर इस न्यूक्लियोटाइड का ये फास्फेट है, बताओ इसका फास्फेट कहां गया है? ये है या नहीं है? क्लियर ना? बताओ, इसका फास्फेट किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 नंबर। बताओ, इसका फास्फेट जो जुड़ेगा किससे जुड़ेगा? 3 से जुड़ेगा ना? तो बना दे रहा हूं, ये है आपके पास शुगर, मान लेते हैं बना दिया, ये इसका नाइट्रोजन बेस हो गया, ये इसका क्या होगा? फास्फेट हो गया। क्या इसका 3 नंबर खाली होगा यहाँ पर? अरे बोलो, ये होगा फास्फेट और इसका 3 नंबर जुड़ गया। कौन सा बॉन्ड? कितने न्यूक्लियोटाइड? 3 न्यूक्लियोटाइड, 1 2 3, ट्राई न्यूक्लियोटाइड। 4 जोड़ दो, ये है आपके पास, ये है शुगर, ये है इसके पास नाइट्रोजन बेस, ये इसका क्या हो गया? फास्फेट। अरे बोलो, क्या इसका 3 नंबर खाली है? जोड़ दो ना, यहां से जुड़ गया। कौन सा बॉन्ड? फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। कितने न्यूक्लियोटाइड? बोलो, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड बन गया। ऐसे जोड़ते अब चले जाओगे तो क्या बन जाएगा? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। क्लियर हो गया ना? एकदम मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अगर मैं आपसे बोलूं फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, और अगर मैं आपसे बोलूंगी फास्फो एस्टर बॉन्ड, तो फास्फो एस्टर बॉन्ड किसमें बनेगा? सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर। और फास्फोडाई ईस्टर जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तब। इतना ना क्लियर? आगे लिखा है, मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी ज्वाइन इन सच अ मैनर टू फॉर्म अ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। जब बहुत सारा जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। और डीएनए है क्या? पॉलीमर ऑफ द पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। क्लियर है ना? बस डीएनए में क्या होता है? कितने स्ट्रैंड होते हैं? 2 स्ट्रैंड। और दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए आपस में बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, बेस पेयरिंग क्लास करते हैं। मेरे ख्याल से इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। बस कुछ ही दूरी है, बस खत्म कर रहे हैं। अगला, ये आपके एनसीईआरटी का है नहीं है? क्या लिखा हुआ? आ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। मुझे बताइए कोई, कितने न्यूक्लियोटाइड हैं यहाँ पर? 4 हैं। गिन लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4, यानी कितना है? टेट्रा न्यूक्लियोटाइड ना? और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? ठीक है ना? अब मुझे, हाँ वो सही है, अगर आप नंबर बढ़ा दोगे 1000 में तो कितना हो जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब मुझे कोई बता दे इसमें से केवल कार्बन की नंबरिंग करा दे कोई, बस मुझे कार्बन की नंबरिंग कराओ। ये कौन सा नंबर कार्बन? ये 1 होगा। हाँ, ये कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? अरे बोलो, ये कौन सा होगा? ये होगा 4 नंबर। ये कौन सा है? और ये फास्फेट। देखो ना, क्या कार्बन नंबर 1 से ही जुड़ा है नाइट्रोजन बेस? क्या कार्बन नंबर 5 से जुड़ा हुआ है फास्फेट? बोलो, क्लियर है? ये कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिडेट। कौन सा है? है नहीं है? बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है, कर नहीं है? है भाई। ये कौन सा है? फास्फो ईस्टर बॉन्ड है? क्लियर? अब बताओ, ये कार्बन नंबर, ये 5 हो गया। ये कौन सा? 3 नंबर ना? इसका 5 का 3, ये कौन सा बॉन्ड?
फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। जुड़ गया? ये बताओ, ये वाला तो वहाँ पे नीचे तो नहीं आ रहा है, सिर्फ कार्बन दे दे। ऑक्सीजन कहाँ पर? ऑक्सीजन है वहाँ पे जो आप यहाँ पर ये ऑक्सीजन वाला होगा ना? अरे ये वाला फिगर देखो, थोड़ा गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ नहीं है, वो इन्होंने बनाया नहीं ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन। केमिस्ट्री में शो किया जाता हाँ ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर भी होगा, ऐसे यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा ये ऑक्सीजन। अगला ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो ये बनेगा पेंटोस शुगर ना। बताओ ये कौन सा बॉन्ड है? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, नहीं है? ये कौन सा बॉन्ड? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर है ना? ये बताओ, ये बताओ, ये कौन सा कार्बन? ये कौन सा? तीसरा। ये कौन सा? ये कौन सा? ये कौन सा? ये ठीक है ना? अरे बोलो ना भाई, एकदम क्लियर, बढ़िया है, अच्छी लग रहा, अच्छा लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। A polymer thus formed has at least one end of free phosphate moiety। एक पे क्या होता है? 5 नंबर फ्री होता है, एक पे फास्फेट फ्री होता है एट द 5 प्राइम कार्बन एंड ऑफ द शुगर which is refers to as the 5 prime end of the polynucleotide chain. Similarly, at the other end of a polymer, the sugar has a free OH group at the 3 number carbon group which is refers to as the 3 prime end of the polynucleotide chain। कभी आपने पढ़ा था डीएनए, आपने कहा होगा डीएनए के अंदर एक 5 प्राइम होता है और एक 3 प्राइम होता है ना। ये 5 प्राइम 3 प्राइम कैसे बना, यहाँ से देखते हैं, देखो ना, यहाँ से देखते हैं, इस फिगर में देखते हैं। बताओ इसमें इस चेन में कितने एंड हैं? 2 एंड है ना। अरे भाई एक एंड ये होगा, एक एंड ये होगा ना। बताओ इस एंड पर कौन सा कार्बन का OH ग्रुप फ्री है? क्या यहाँ पर OH ग्रुप होगा? अगर डीएनए है तो यहाँ पर नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? केवल हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर तो नहीं है। बताओ क्या ये OH ग्रुप फ्री है? बोलो किस कार्बन का है ये? 3 कार्बन। क्या बताओ इस एंड पर क्या OH ग्रुप फ्री है? नहीं है भाई, ये क्या है? तो हाइड्रोजन है ना। ये क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन है, कोई फ्री है नहीं। तो कौन फ्री है यहाँ पर? फास्फेट ग्रुप फ्री है। अरे बोलो ना, अरे है या नहीं? और कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ फास्फेट? 5 नंबर से। तो बताओ ना भाई, यहाँ पर ये कौन सा एंड बन गया? 3 प्राइम एंड। इसे कहते हैं क्या है? हम 3 प्राइम एंड कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं क्या हम? 5 प्राइम एंड कहते हैं। बताओ 3 प्राइम एंड पर कौन सा ग्रुप फ्री होता है? OH ग्रुप फ्री होता है। और 5 प्राइम पे कौन फ्री होता है? फास्फेट ग्रुप क्या होता है? फ्री होता है। यानी जब आप नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जोड़ोगे, आप यहाँ से जोड़ सकते हो आराम से। जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा उससे कौन सा कार्बन होगा? 3 नंबर, और इसका 5 नंबर कार्बन जुड़ जाएगा ना। तो इसे कहते हैं क्या है? जब भी आप डीएनए बनाते हो आप कहते हो क्या हो? ये है आपके पास डीएनए का स्ट्रैंड, आप कहते हो ये 3 प्राइम एंड है, और ये क्या आपके पास? 5 प्राइम एंड है। अगर डीएनए का डबल हेलिक्स है तो आप कहते हो दूसरा स्ट्रैंड है ये, और ये क्या होता है? 5 होता है। ये कैसे होता है? 3 होता है। तो अभी मैं समझाऊंगा कैसे 3 कैसे 5 एंटी पैरेलल हो गया, अलग बात है, लेकिन इतना समझो आप, डीएनए में क्या होता है? 3 प्राइम और एक होता है क्या? 5 प्राइम। अगर मैं कहूँ 3 प्राइम है तो कौन सा ग्रुप फ्री होगा? OH ग्रुप फ्री होगा। अगर 5 प्राइम है तब फास्फेट ग्रुप फ्री होगा। ठीक है ना। बताओ यहाँ पे कौन सा ग्रुप फ्री होगा? OH वाला। यहाँ पे कौन सा फ्री होगा? फास्फेट। बताओ ना यहाँ पे कौन सा फ्री होगा? फास्फेट। यहाँ पर कौन सा? OH। क्लियर ना? फिगर से क्लियर? बढ़िया, इतना तो आना चाहिए आपको। आगे, the backbone of the polynucleotide chains is formed by due to the sugar and the phosphate। सबसे पहला फिगर, बैकबोन किस चीज का बना हुआ है? बैकबोन शुगर और फास्फेट, शुगर और फास्फेट। इतना क्लियर? और आगे जा रहे हैं भाई। तो बैकबोन किस चीज का बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो बैकबोन होती है वो किसकी बनी होती है? शुगर और फास्फेट की बनी होती है। द नाइट्रोजन बेस लिंक टू द शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। क्या जो शुगर होती है वो, सॉरी, जो नाइट्रोजन बेस होता है वो नाइट्रोजन बेस शुगर से जुड़ा हुआ होता है। नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ा होता है? शुगर से जुड़ा होता है। और उसके बाद क्या होता है? प्रोजेक्टेड होता है आउटवर्ड या इनवर्ड? इनवर्ड। अरे देखो ना, ये अंदर तरफ आ रहा है ना। क्लियर? तो जो नाइट्रोजन बेस होते हैं
जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो शुगर से जुड़े हुए होते हैं और ये आपस में क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, अगर वो 2 चेन है तब। ठीक है ना, बढ़िया। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर बैकबोन किस चीज का बना है, आप बताओगे शुगर और फास्फेट का बना हुआ है। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं किससे जुड़े होते हैं, शुगर से जुड़े होते हैं। किस नंबर कार्बन से, अरे बोलो, 3 नंबर से? नहीं भाई, 1 नंबर कार्बन से। नाइट्रोजन बेस शुगर के किस नंबर कार्बन से, 1 नंबर कार्बन से जुड़े होते हैं। इतना क्लियर है ना, बस खत्म हो गया। कह रहे हैं फिगर देखिए आप 6.1 बना हुआ है क्या, फिगर 6.1? अच्छा वही वाला था जो मैंने दिखाया था, यहाँ पर था, कहाँ पे था, यहाँ पे था, ये वाला फिगर ना। अरे क्लियर, बोलो ना भाई। कितने स्टैंड बने हैं यहाँ पर, कितने स्टैंड हैं, एक स्टैंड, अच्छा। अरे एक ही तो स्टैंड बना हुआ है, एक ही चेन तो बनी हुई है ना। ठीक है, क्या ये नाइट्रोजन बेस जो है ये शुगर से जुड़े हुए हैं, किस नंबर कार्बन से, सबका 1 नंबर कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट, लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, नहीं लास्ट में क्या बचा हुआ है खत्म। इन आरएनए, वो तो डीएनए था, आरएनए में, इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एन एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट एट द सेकंड नंबर पोजीशन इन द राइबोस शुगर। अगर देखो यार, अगर ये राइबोस शुगर है, किसकी राइबोस शुगर है ये, सही है ना, बताओ कार्बन नंबर 1 2 3 और ये 4, सॉरी 4 और ये 5 ना। बताओ क्या यहाँ पर OH ग्रुप होगा, यहाँ पर होगा, हाँ। अगर ये किसका है, आरएनए का है, तो यहाँ पर OH ग्रुप है, और यहाँ पर भी क्या था, OH ग्रुप था। ठीक है ना, और अगर ये डीएनए होता तब तो कहाँ आया होता, क्लियर है ना, बस वही लिखा है। आरएनए में हर एक न्यूक्लियोटाइड में सेकंड नंबर कार्बन पर जो पोजीशन है वहां पर क्या होता है, एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए आरएनए क्या होता है, रिएक्टिव होता है। आरएनए आसानी से किसी दूसरे से का रिएक्शन कर सकता है, इसलिए देखा होगा आपने बहुत सारे वायरस होते हैं अपना बार बार नेचर चेंज करते रहते हैं। वो क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, एक रिएक्टिव ग्रुप बचा हुआ है, OH ग्रुप फ्री है, वो किसी से रिएक्शन करके नया चेंज हो सकता है। लेकिन डीएनए में OH ग्रुप तो नहीं है ना, इससे डीएनए क्या है, फिक्स है, जिससे पहले था वैसे भी क्या है, आज भी है। तो आप इसे अंडरलाइन करें कि अगर मेरे पास, अच्छा मुझे लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है, किसका है ये है आरएनए का है। और अगर मैं बना दूं यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये OH ग्रुप हो गया, यहाँ पर ये होगा H ग्रुप, ये होगा OH ग्रुप, ये होगा CH2OH होगा। ठीक है ना, अभी क्या बना, केवल शुगर बनी है। अब इसमें अगर आपको जोड़ना नाइट्रोजन बेस, हटाओ इसे, नाइट्रोजन बेस जोड़ो, न्यूक्लियोसाइड बन गया। ये OH ग्रुप हटाओ, हट जाओ भाई, पूरा हटेगा ये, क्या जोड़ दो, क्या बन गया न्यूक्लियोटाइड। बताओ क्या यहाँ पर OH ग्रुप है, नहीं है ना। ये क्या है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, और ये किसका है, तो बताओ ना डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। आप एक पास डिफरेंस ये है कि शुगर में 2 नंबर कार्बन पर डीएनए में OH ग्रुप एब्सेंट होता है और आरएनए में प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्या होता है, ये रिएक्टिव होता है ज़्यादा और अपने आप को बार बार ये चेंज करता रहता है। क्लियर ना। आल्सो इसके अलावा और क्या डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ द थायमिन। थायमिन कहाँ मिल जाएगा, डीएनए में। थायमिन कहाँ मिलेगा, डीएनए में मिलेगा। डीएनए की जगह पे क्या मिलता है, यूरेसिल मिलता है, कहाँ पर, आरएनए में कहते हैं। और थायमिन का दूसरा नाम क्या होता है, 5 मेथाइल यूरेसिल, बायोमॉलिक्यूल में भी आपने पढ़ा था ना, अनदर केमिकल नेम फॉर द थायमिन। तो थायमिन का केमिकल नाम क्या होता है, 5 मेथाइल यूरेसिल। इतना क्लियर हो गया। तो ये था डीएनए कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कल आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए, थैंक यू। आप इतना पढ़ लेंगे, आपको बेसिक चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद फिर हम